दोस्तों, आज की क्लास में हम म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में जानेंगे, नगर पालिकाओं के बारे में, जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक दे रखी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है कि जो लोग नए हैं चैनल पर या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो है कि हम ये देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इसमें शामिल हैं। पहला तो है 243 पी। ये डेफिनीशन बताता है, जिस तरह से स्टेट की डेफिनेशन बताते हैं अदर जो भी पार्ट लें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सभी में जो पहला आर्टिकल होता है वो स्टेट को डिफाइन करता है। उसी तरह यहाँ पर भी म्यूनसिपैलिटीज़ को डिफाइन किया गया है 243 पी में। फिर 243 क्यू में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो किस प्रकार से बनेगी, किसको कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। कंपोजिशन, किन किन को मिलकर के म्यूनसिपैलिटी बनती है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। ये 243 आर है। फिर 243 एस में कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड क्या होते हैं, उन किस प्रकार से बनते हैं, कमेटीज़ क्या होती है, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद 243 टी में हम रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में जानेंगे कि SC ST के लिए या फिर वुमेन के लिए कितनी सीट्स जो हैं वो रिजर्व है म्यूनसिपैलिटीज़ में, नगर पालिकाओं में। 243 यू 243 यू में म्यूनसिपैलिटीज़ की ड्यूरेशन कितनी होगी, तो जैसा कि 5 साल होती है, और उसके अलावा जो भी इससे संबंधित जो भी बातें होंगी वो बताएंगे। 243 वी में डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप के लिए है कि कोई भी व्यक्ति जो म्यूनसिपैलिटीज़ का मेंबर है वो कैसे डिसक्वालीफाई हो सकता है। 243 डब्ल्यू में पावर्स दी गई हैं, अथॉरिटी दी गई हैं और साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, क्या क्या उनके उत्तरदायित्व है म्यूनसिपैलिटीज़ के, इसके बारे में बताया गया है। 243 एक्स में पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस, मतलब टैक्सेस को लगाने की जो पावर है वो म्यूनसिपैलिटीज़ को दी गई है बाय द म्यूनसिपैलिटीज़। फिर आता है 243 वाई। इसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है, वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, जो राज्य वित्त आयोग है, उसी तरह से 243 वाई में बताया गया है। 243 जेड, इसमें ऑडिट के बारे में बताया है कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ के जो खाते हैं उनको, उनके ऑडिट के बारे में बताया गया है। लेखा के परीक्षण के बारे में, या कह सकते हैं कि जो भी लेखा है और उनके उसका जो है निरीक्षण किस तरह से किया जाना है उसके बारे में। 243 जेड ए में इलेक्शन बताया गया है कि किस तरह से म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन होता है, म्यूनसिपैलिटीज़ का चुनाव जो है वो किस तरह से किया जाना है होता है। 243 जेड बी में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज़। 243 जेड बी जो आर्टिकल है ये बताता है कि म्यूनसिपैलिटीज़ से रिलेटेड जो यूनियन टेरिटरीज़ में जो है, जो कह सकते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ कैसे लागू होती है या फिर क्या उसका प्रोसीजर है, उसके बारे में बताया गया है। 243 जेड सी में पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज़, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो म्यूनसिपैलिटीज़ के अंडर में नहीं आते हैं, उनके बारे में बताया गया है 243 जेड सी में। उसके बाद 243 जेड डी है, इसमें कमेटीज़ के बारे में बताया गया है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को लेकर के, कि जिला की जो समिति है, या कह सकते हैं कि जिला के जो योजना समिति है, तो जिला योजना समिति के बारे में बताया गया है। फिर 243 जेड ई, ये कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के बारे में बताया गया है, यानी नगर निगम है जहाँ पर, या फिर महानगरीय जो योजना है उसकी कमेटी के बारे में बताया गया है। फिर 243 जेड एफ में कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, जो भी लॉज हैं वो रहेंगे और उनके साथ साथ जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ जो है, जो भी नगर पालिकाएँ हैं उन पर भी लागू होंगे। 243 जेड जी में बार टू इंटरफेरेंस बाई कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, यहाँ पे 243 जेड जी में बताया गया है कि इनसे संबंधित, मान लीजिए किसी म्यूनसिपैलिटीज़ में किसी वार्ड के द्वारा जो है, किसी वार्ड में पार्षद का चुनाव होता है या फिर सभासद का चुनाव होता है,
एक ही बोतलें हैं, पार्षद सभासद एक ही नाम है, एक ही डेजिग्नेशन है। तो मान लीजिए उनका चुनाव होता है तो उनके चुनाव में, या फिर जो नगर निगम में महापौर का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, तो उनके चुनाव में भी किसी प्रकार से जो है उनके इलेक्टोरल मैटर में, उनके चुनाव के मैटर में जो कोर्ट है, या फिर कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है, वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसको न्यायपालिका के हस्तक्षेप के लिए उसको रोका गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पहला जो नगर महापालिका है या नगर पालिका बोलेंगे, पहली नगर पालिका भारत में कब सेटअप हुई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान सेटअप हुई थी मद्रास में 1687 में। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, वो फॉर्म हुई। कहाँ पर फॉर्म हुई? कलकत्ता और बम्बई में फॉर्म हुई। फिर 1989 में 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 65वां संविधान संशोधन अधिनियम को लाया, सदन पर रखा लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में तो वो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाया। इसलिए ये जो 65वां संविधान संशोधन था जो म्यूनसिपैलिटीज़ को लेकर के था, वो फेल हो गया। मतलब पूरी तरह से ये विधेयक गिर गया, विधेयक पारित नहीं हो पाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं हो सका। फिर है लेटर, उसके बाद जो है पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उनके टाइम पे जो है ये आइडिया जो है उसको फिर से उन्होंने, जो राजीव गांधी ने सोचा था, तो उसके बारे में जो है उन्होंने फिर से उस पर कार्रवाई की और 74वां संविधान संशोधन के बिल को वो लाए, विधेयक लाए 1992 में, 1992 में। फिर 1993 में ये बिल लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है। फिर राष्ट्रपति के द्वारा भी इसको पूरी तरह से संस्तुति प्रदान कर दी जाती है। तो इट वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन दिसंबर 1992, अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। और किस दिन अप्रूव किया गया? 20 अप्रैल 1993 को इसको राष्ट्रपति द्वारा अप्रूवल मिल गया। और उसके बाद में ये 1 जून 1993 से नगर पालिकाएँ जो है वो संविधान में इसको जगह मिल गई। तो भाग 9 जो है वो पंचायतों को लेकर के बनाया गया था, जैसा कि मैंने बताया 73वें संविधान संशोधन के जो है द्वारा, जब 73वां संविधान संशोधन आया था 1992-93 में ही। तो उसके बाद जो है 9A बना पार्ट, और 9A पार्ट में जो है एक नई अनुसूची जोड़ी गई। जैसे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो पंचायतों को लेकर थी, उसी प्रकार से लेकर के 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में, और उसमें 18 विषय दिए गए, जिनमें म्यूनसिपल पार्टी जो है या फिर जो नगर पालिकाएँ हैं वो कानून बना सकती है, या फिर उन पर जो है उन सब्जेक्ट्स पर अपना जो है कानून बना सकती हैं। तो न्यू 12th शेड्यूल वाज एडिड इन द लिस्टिंग 18 सब्जेक्ट्स फॉर म्यूनसिपल गवर्नेंस के लिए। और पार्ट 9A ये ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक। हमने पढ़ा था कि 243 से लेकर 243O तक जो है वो पंचायतों के बारे में है, ठीक है। 29 विषय के बारे में जाना था, वहाँ पर 29 विषय थे, यहाँ पर 18 विषय हैं। फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ पर। अब म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो एक तरह से 3 कैटेगरी में डिवाइड करी गई हैं। एक तो है नगर पंचायत। नगर पंचायत वो बनी कि कोई गांव से जो है टाउन में परिवर्तित हो गया, पर एक कस्बा जो है वो बन गया। पहले गांव था, फिर बाद में कस्बा बन गया। तो ऐसे एरिया को कहा गया द एरिया चेंजिंग फ्रॉम विलेज टू टाउन, ऐसे को कहा गया नगर पंचायत। उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल बनी, यानी नगर पालिका बनी, और नगर पालिका जो है ये स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ को बोला गया। तो उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम की बात आई। यहाँ पर नगर महापालिका या कह सकते हैं नगर निगम, ये बड़ी सिटीज़ में बनी, जो बिग सिटीज़ थी। जैसे कहने का मतलब है जैसे कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, या फिर प्रयागराज है, या वाराणसी है, या फिर दिल्ली है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग शहर हैं, तो शहरों को में जो है जिस प्रकार से जनसंख्या हुई उस प्रकार से वहाँ पर नगर निगम को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद में
अब यहाँ पे बात आती है, इफ़ द गवर्नर डिक्लेयर्स एन एरिया एज एन इंडस्ट्रियल टाउन, अगर कोई राज्य में या फिर कोई नगर में, कोई शहर में अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर ऐसा एरिया है जो जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, तो ऐसे एरिया को जो है या वहाँ पर जो है ये राज्यपाल डिक्लेयर करेंगे कि ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो म्यूनसिपल का जो काउंसिल है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके अंडर में नहीं आएगा। तो हैज़ देन लो म्यूनसिपलिटी विल बी फॉर्म देयर, या वहाँ पे फॉर्म नहीं होगी। ये है 243 क्यू में ये दे रखा है। फिर आते हैं स्ट्रक्चर पर कि स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनसिपलिटीज़ क्या है। तो पहला तो जो है कि इनको जो है वार्ड में डिवाइड किया जाता है, म्यूनसिपलिटीज़ को किस में, वार्ड में। आपने देखा होगा शहरों में वार्ड होते हैं, तो प्रत्येक शहर में जो भी प्रत्येक मोहल्ला होता है उस मोहल्ले में वार्ड में वो मोहल्ले बटे होते हैं। और जब ये चुनाव होता है तो पार्षद का चुनाव होता है या फिर सभासद का चुनाव होता है। वो सभासद जो है वो उस मोहल्ले में जो है जो भी कार्य करवाने हैं या जो भी विकास के काम होने हैं, जैसे वहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उनका निवारण करना, जैसे मूल रूप से जैसे कहेंगे कि पेयजल की व्यवस्था करना, उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था करना, सड़कें सही होनी चाहिए, उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं उस वहाँ पे जो है मिलनी चाहिए। तो ये सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो कह सकते हैं कि बहुत ही जो ज़रूरी जो व्यक्ति के लिए चाहिए होती है सुविधाएं, वो आवश्यक है, जो मूल आवश्यकताएं हैं उनकी, तो उनको फुलफिल करते हैं वो वार्ड। तो वार्ड में क्या होता है, वो पार्षद होते हैं। तो म्यूनसिपलिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, पीपल इलेक्ट वन मेंबर। अब हर वार्ड से जो है एक मेंबर चुना जाता है, उस वार्ड में से हर ईच वार्ड से एक मेंबर जो चुना जाता है उसको कहते हैं पार्षद या फिर कहते हैं सभासद। ठीक है, तो सम अदर मेंबर्स कैन बी पार्ट ऑफ द म्यूनसिपलिटी, और भी जो है वो म्यूनसिपलिटी के पार्ट होते हैं, वो भी मेंबर्स होते हैं। वो उनमें एक्सपर्ट्स आते हैं जिनकी स्पेशल नॉलेज होती है। दे कैन नॉट वोट, जो कि वोट नहीं दे सकते हैं, वो भी जो है म्यूनसिपलिटीज़ में शामिल हो जाते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जितने भी एमपीज हैं लोकसभा के या फिर राज्य विधानसभा के या फिर कह सकते हैं कि राज्यसभा के, और या फिर जहाँ पर विधान परिषद है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो वो सभी जो है उस एरिया में जो होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ साथ में जो राज्यसभा के मेंबर हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के जो मेंबर हैं, वो भी वोटर के रूप में जो है उस एरिया में आते हैं। फिर है चेयरपर्सन ऑफ वार्ड। अब यहाँ पे है जो वार्ड कमेटी होती है, तो कमेटी का एक चेयरपर्सन होता है, कमेटी का एक अध्यक्ष होता है। वो अध्यक्ष जो है सिटीज़ में बनाया जाता है, जिसकी पॉपुलेशन जो होती है जिस सिटी की 3 लाख से ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर जितने भी नगर निगम हैं उनकी जो पॉपुलेशन है 3 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है एक नया जो है चेयरपर्सन बनाया जाता है, वार्ड का चेयरपर्सन। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट असेंबली जिसको कह सकते हैं कि विधानसभा जो है, वो डिसाइड करती है कि हाउ दीज कमेटीज़ विल बी फॉर्म। ये कमेटी जो है किस तरीके से फॉर्म होंगी, किस तरीके से बनेगी। तो इन कमेटी को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टेट लेजिस्लेचर की होती है, विधानसभा की होती है। विधानसभा में इनके द्वारा विधेयक लाया जाता है। विधेयक के अनुरूप जो है किसी भी शहर को जो है नगर निगम में करना है या फिर नगर पालिका में करना, नगर महापालिका में परिवर्तित करना है, या फिर जो है कि नगर परिषद होती है जो गांव से लेकर शहर में बनती है, शहर में परिवर्तित होती है, तो उनको जो है बनाने का जो भी प्रोविज़न है वो स्टेट लेजिस्लेचर का है। तो वो डिसाइड करती हैं कि कमेटीज़ जो होंगी, दीज कमेटीज़ विल बी फॉर्म्ड एंड व्हाट वर्क दे विल डू, और ये जो है कमेटी फॉर्म होंगी और ये जो है क्या कार्य करेंगी। ठीक है, तो म्यूनसिपलिटीज़ से रिलेटेड जो भी कमेटीज़ होती हैं वो सभी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य विधानसभा की है। उसके बाद आते हैं रिजर्वेशन पर आते हैं म्यूनसिपलिटीज़ के। आर्टिकल 243T में दे रखा है ये। तो सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं, और ये प्रावधान किया गया है 243T के तहत म्यूनसिपलिटीज़ में जो इनका जो है रिजर्वेशन का, इनका आरक्षण का प्रावधान। कितना आरक्षण है, तो जितना वहाँ पर जनसंख्या होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में 21% जो है वो आरक्षण जो है वो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का 2% है, और वोमेन का जो है वो
एक तिहाई मान के चलते हैं, टोटल वोमेन जो है वो एक तिहाई होती है, 1/3 होती हैं, ठीक है। अब इसमें कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रिजर्व सीट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, और ये जनसंख्या पर निर्भर होती हैं। तो एक तिहाई 2% हो गई, या फिर मत जो है यहाँ पे शायद हाँ 2% ही होगा, 7.5% केंद्र में होता है, ठीक है। तो 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, एक तिहाई जो है वो सीटें जो है वो रिजर्व होंगी वुमेन के लिए। साथ में ये भी कहा गया है कि एससी के मान लीजिए 21% सीट है, तो 21% का एक तिहाई वो जो होंगी वो भी इसमें आएंगी, वोमेन में आएंगी, तो वो भी इंक्लूड होंगी किसमें, पूरे जितना भी टोटल की जो टोटल की एक तिहाई है उसमें इंक्लूड होगी, इंक्लूडिंग एससी एसटी वोमेन भी। फिर ओबीसी का रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो ओबीसी का रिजर्वेशन ये राज्य सरकार के अधीन आता है कि राज्य सरकार चाहे तो ओबीसी का रिजर्वेशन, अदर बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन अपने राज्य में म्यूनसिपलिटीज़ के लिए कर सकती हैं। तो ये ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इज नॉट कंपलसरी, बट स्टेट्स कैन प्रोवाइड इट इफ दे वांट। फिर बात आती है उत्तर प्रदेश में 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी का है, नौकरियों में भी है और म्यूनसिपलिटीज़ में भी है और पंचायतों में भी है, ठीक है। तो ये 2000 में ये इनका कानून जो है उत्तर प्रदेश का म्यूनसिपलिटी का कानून, तो उस समय जो है 27% सीटें जो है वो रिजर्व कर दी गई ओबीसीज के लिए। फिर आते हैं टर्म ऑफ म्यूनसिपलिटीज। म्यूनसिपलिटी जो है 5 साल के लिए इनका टर्म होता है, टेन्योर होता है, कि कोई भी अगर सभासद बनेगा या पार्षद बनेगा और उन पार्षदों में से जो है, अभी तो क्या है उत्तर प्रदेश में क्या है कि नगर निगम जो है वो अंडर में किसके रहता है, और अंदर में रहता है महापौर के, या फिर कह देंगे मेयर। मेयर जो है जिले का या कह सकते हैं शहर का प्रथम नागरिक बोला जाता है। अब 5 साल उसका टेन्योर होता है, जैसे विधानसभा होती है केंद्र में, जैसे लोकसभा होती है उनका 5 साल का टेन्योर होता है, उसी प्रकार से शहरों में जहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, नगर निगम है, वहाँ पर जो है ये 5 साल का टेन्योर होता है, और जहाँ पर नगर पालिकाएँ हैं या नगर परिषद भी हैं वहाँ पर भी जो है टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है। अब ये 5 साल का टेन्योर जो है अब जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है, अभी तक हमने पढ़ा था क्या कि हमने पंचायती राज में भी आपको बताया था कि वो 5 साल से पहले 6 महीने पहले से जो है वो चुनाव जो है करा लेना आवश्यक है, ताकि जो है सीट वेकेट ना हो, खाली ना हो। तो एक तो ये है कि बिफोर द 6 मंथ ये अगर जो चुनाव है वो आवश्यक है करवाना, ठीक है। अब दे कैन बी डिजॉल्व अर्लियर। फर्स्ट मीटिंग जो होती है, पहली जो मीटिंग होती है उससे वो जो है 5 साल के लिए म्यूनसिपलिटीज़ वर्क करती हैं। उसके बाद दे कैन बी डिजॉल्व अर्लियर, ये इससे पहले भी डिजॉल्व या भंग करी जा सकती हैं, और उसके लिए जो है नया इलेक्शन करवाना होता है। अगर मान लीजिए 5 साल में 6 माह शेष बचे हैं, अगर पिछली वाली जो म्यूनसिपलिटीज़ है बनी है, जो मेंबर्स बने हैं, पार्षद हैं, या फिर जो नगर निगम में महापौर बने हैं, तो अगर उनका 5 साल पूरा हो गया है या उससे कम है, यानी 6 माह पहले से ही चुनाव होने लगेंगे, 4.5 के बाद 5वां साल लगने से 6 माह तक बीच में चुनाव करवाने हैं, ठीक है। और ये चुनाव कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए केवल 6 माह बचे हो तो फिर चुनाव नहीं होगा। मान लीजिए 4.5 साल और 6 के बाद में भी मान लीजिए ऐसे टाइम पे जो है म्यूनसिपलिटीज़ को जो है ब्रेक किया जाता है या भंग किया जाता है कि जब 6 माह से भी कम ड्यूरेशन बचे हो, तो ऐसे टेन्योर के लिए जो है वो वहाँ पर जो है ये चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ये तभी कराए जाएंगे जब जो टेन्योर होगा वो 6 माह से ज़्यादा का टेन्योर होगा, और आखिरी के 6 माह में चुनाव होंगे। उसके बाद में नया जो है नए पार्षद आएंगे, और उस वार्ड में जो है नए पार्षद या सभासद आएंगे, और उसके बाद जो है उनमें से जो है उनका चुनाव जो है वो मेयर का भी होता है। तो कहीं कहीं पे देखा गया है कि कोई स्टेट्स में जो मेयर का चुनाव होता है, या कह सकते हैं कि जो महापौर का चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है कि पार्षद चुने जाएंगे, पार्षद के बाद में वो पार्षद मेयर को चुनेंगे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में मेयर के लिए भी इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन है, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पे मेयर का इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर द टर्म एंड्स और विद इन 6 मंथ। दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इफ़ डिजॉल्व अर्ली, अगर पहले डिजॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे,
उसके बाद में इफ़ द रिमेनिंग टाइम इज़ लेस देन 6 मंथ, अगर 6 महीने से कम का समय बचा है तो देन नो नीड फॉर इलेक्शन, तो वो जो इलेक्शन है उसकी आवश्यकता नहीं है, वो टेन्योर ऐसे ही जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में डिसक्वालिफिकेशन ऑफ टू बी अ मेंबर, मेंबर की डिसक्वालिफिकेशन कब हो सकती है? अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर इफ़, कब नहीं हो सकता? इफ़ दे आर डिसक्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड फॉर स्टेट असेंबली इलेक्शंस। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो स्टेट असेंबली है, जो राज्य विधानसभा है, तो राज्य विधानसभा के जिस प्रकार से इलेक्शन होते हैं उसी प्रकार से उनके जो मेंबर जिस प्रकार से डिसक्वालीफाई किए जाते हैं उसी तरह से इनको भी डिसक्वालीफाई किया सकता है। दे आर डिसक्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड फॉर, जो कि बनाए गए हैं। यानी कहने का मतलब है स्टेट असेंबली इलेक्शंस के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं वही नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं। फिर दे आर डिसक्वालीफाइड अंडर अदर स्टेट लॉज, तो अदर स्टेट के जो नियम हैं या अदर स्टेट के जो लॉज हैं उनके हिसाब से भी वो डिसक्वालीफाइड हो सकते हैं। ठीक है। हाउएवर इफ़ द पर्सन इज़ एटलीस्ट 21 ईयर्स, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो 21 साल की उम्र है, तो 21 साल की उम्र में वो, जैसा कि बताया था मैंने, जो ग्राम प्रधान बन सकता है, उसी प्रकार से 21 साल की उम्र में वो पार्षद बन सकता है या महापौर बन सकता है। यहाँ पर जो है बात कही गई है कि जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए? किसी भी एमएलए बनने के बराबर होनी चाहिए, जो कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए, जब उनके लिए इलेक्शन होते हैं उसी तरह इसमें होते हैं, तो उन जो मेंबरशिप है वो उसी तरह होनी चाहिए, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वही होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर बात कही जाती है कि 25 साल की उम्र होनी चाहिए, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर 21 साल की उम्र होनी चाहिए। तो यहाँ पे 21 साल की उम्र वाला व्यक्ति जो है वो यहाँ पर वार्ड पर जो है सभासद का चुनाव या फिर पार्षद का चुनाव लड़ कर के पार्षद बन सकता है। ठीक है। तो और 21 ईयर्स ओल्ड देन दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन इवन इफ़ नॉट 25, अगर वो 25 साल से जो है उनकी एज कम है तो। ठीक है। फिर आते हैं आगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या उनकी शक्तियाँ हैं और क्या क्या उनकी कार्य हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के। ये 243W में दे रखा है। अब जैसा कि पता है स्टेट के पास पावर है कि स्टेट जो है म्यूनसिपैलिटीज़ के कार्य को डिफ़ाइन करेगी। मतलब स्टेट असेंबली है, मान लीजिए वो समय समय पर कोई ना कोई जो विधेयक लाती है और उस विधेयक के हिसाब से जो भी कार्य हैं वो बताती है कि ये जो कार्य हैं ये म्यूनसिपैलिटीज़ के हैं, ये जो कार्य हैं वो नगर पालिकाओं के कार्य हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है स्टेट्स कैन गिव द पावर्स टू म्यूनसिपैलिटी। स्टेट जो है वो पावर देती है किसको? म्यूनसिपैलिटीज़ को। यानी कि नीचे जो बात आती है कि निचले तबके के लिए, तो सब जो शहर में जो निचला तबका है, जो नागरिक हैं, उन सभी को जो है ये स्टेट जो है वो जो है वो नगर पालिकाओं को जो है शक्ति प्रदान करती है कि वो वहाँ के विकास के लिए काम करे। कौन सा विकास? आर्थिक विकास के लिए काम करे और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करे। ठीक है। तो पहला तो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, दूसरा है सोशल जस्टिस के लिए। तो उसमें क्या क्या है, और साथ में जो है मान लीजिए इसके अलावा मेकिंग प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस और कैरिंग आउट प्रोजेक्ट्स असाइंड बाय द स्टेट। अब जो स्टेट के द्वारा, जो राज्य के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं, परियोजनाएँ दी गई हैं, या जो भी काम दिया गया है वो सभी जो है म्यूनसिपैलिटीज़ को करना होता है। म्यूनसिपैलिटीज़ के मेंबर्स को, यानी कि पार्षद को करना होता है, महापौर को करना होता है। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग द वन इन अ 12th शेड्यूल, वो कौन कहाँ पर दिए गए हैं? 12वीं शेड्यूल में, जो भी 12वीं अनुसूची में 18 विषय जो दिए गए हैं। यहाँ पे जो है स्टेट कैन आल्सो मेक लॉज फॉर द 18 सब्जेक्ट लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल। मतलब 12वीं अनुसूची में जो 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 18 जो विषय दिए गए हैं। अब इसमें क्या आता है कि क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले जो है क्या, बिजली की व्यवस्था सही होनी चाहिए शहरों में। दूसरा है पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए। तीसरा है शिक्षा का स्तर सही होना चाहिए। सरकारी स्कूल होने चाहिए या प्राइवेट स्कूल हैं तो उनमें प्रॉपरली जो है अरेंजमेंट्स, स्कूल्स में जो है हर तरह की सुविधा जो है बच्चों को होनी चाहिए। प्रॉपर जो है उनको पठन पाठन के लिए जो है सुविधा होनी चाहिए पढ़ने के लिए। चौथा जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया। या अब बात आती है कि जैसे सीवेज प्लांट्स हैं, या कह सकते हैं कि
जहाँ से ये जो मैनहोल्स हैं या फिर जो वाटर की पानी की जो निकासी है, गंदे पानी की निकासी है, उसके लिए जो है भी कार्य किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, साथ साथ में क्या आता है कि सड़कें सही होनी चाहिए, और साथ साथ में पेयजल, पेयजल की बात आती है कि शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, तो शुद्ध पेयजल की बात आती है। उसके बाद में आती है इलेक्ट्रिसिटी की, हमने बता ही दी है। उसके बाद जैसे और भी जिसमें जो है कि जितने भी काम हैं, जैसे मान लीजिए संचार की व्यवस्था सही नहीं है तो संचार की व्यवस्था सही करना, ये सभी जो है म्यूनसिपलिटीज़ के काम हैं। तो ये नगर निगम के काम हैं। अभी देखिए आप लोग के घर के बाहर जो है, अभी तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है भारत में स्वच्छता को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा उसको प्रधानमंत्री जी ने भी जोर दिया, और उसके बाद जो है उसके साथ साथ वो आज भी उसको मान्य है कि कचरा जो है वो, कूड़ा जो है वो अलग अलग तरह के, जो गीला कूड़ा है या गीला कचरा है वो अलग डिब्बे में जाएगा, या फिर सूखा कचरा है वो अलग डिब्बे में जाएगा। उसके बाद जो है वो नगर निगम की गाड़ियाँ भी आती हैं, जहाँ से जो है जहाँ सफाई के लिए जो भी कूड़ा कचरा होता है वो सड़कों पे ना फेंकें, तो उसको जो है नगर निगम की गाड़ियाँ आती है, तो वो कचरा जो है वो इकट्ठा करके वो ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर उसको जलाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टेट में जो है उस शहर में जो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से उस शहर में जो है मान लीजिए जो भी राशन होता है, तो राशन की भी व्यवस्था करनी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी व्यक्ति की, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफ़िल होनी चाहिए। और वो फुलफ़िल कौन करता है? वो नगर निगम करता है। और नगर निगम में क्या होता है कि सबसे ऊपर होता है मेयर, और मेयर के नीचे होते हैं कई पार्षद। पार्षद जो हैं वो अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं पावर टू कलेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे बात आती है राज्य वित्त आयोग की। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे कि म्यूनसिपलिटीज़ में जो है वो टैक्स कलेक्शन हो सके। तो जो भी टैक्सेस हैं वो म्यूनसिपलिटीज़ लेवल पर भी लिए जाते हैं। जैसे गृह कर है, घर जिसमें आप रह रहे हैं उसके लिए भी जो है टैक्स के लिए वो नगर निगम कलेक्शन करता है। दूसरा जो है कि पानी के लिए, जो पानी आता है, टेप वाटर आता है, तो उसके लिए भी पानी के लिए जो नगर निगम है वो टैक्स कलेक्ट करता है। उसके साथ बिजली के लिए भी जो मीटर रीडिंग में जितनी भी यूनिट खर्च होती है उतनी हॉर्स पावर की, तो उतना जो है किलोवाट में वो जो पावर है उसको हिसाब से जो है मीटर रीडिंग आती है और उतना बिल देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जैसे बिजली व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, और पेयजल के अलावा जो सीवेज है, जैसे मान लीजिए कहीं जो नीचे जो है मल जा रहा है, मल का जो पानी जा रहा है, तो उसको जो है उसे साफ़ करने के लिए उसको शहर के बाहर ले जा कर के जो है उसको क्लीन करने के लिए या उसको जो है डिकम्पोज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है इससे जो है करने के लिए साथ साथ में इनसे जो कलेक्शन होता है, फ़ीस का कलेक्शन होता है, या इन सुविधाओं को देने के लिए जो फ़ीस होती है उसको जो है फ़ीस वो म्यूनसिपलिटीज़ लेती है। उसके साथ साथ टैक्सेस भी लगाती है। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं या फिर जो कि इनके म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा ही, नगर पालिकाओं के द्वारा ही लगाए जाते हैं। तो अलाउ म्यूनसिपलिटीज़ टू कलेक्ट टैक्सेस, फीस एंड टोल्स एसेट्रा। कोई सड़क है, सड़क में भी जो है मान लीजिए कोई टोल लगा दिया, वो सड़क जो है उस किसी नदी के भी, मान लीजिए नहर जा रही है या नदी जा रही है, तो उसके बीच में जो मान लीजिए कोई पुल पड़ता है और वो पुल जो है जर्जर है, तो ऐसे केस में क्या होता है, उस पुल की मरम्मत करवाई जाती है एजेंसी से, या कह सकते हैं कि जो भी PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद जो है उस पुल की जो भरपाई होती है या जिसके द्वारा बनाया गया होता है, तो वो जो है जब तक उस पुल का जो है पूरी तरह से टैक्स जो के रूप में जो है उसको कलेक्ट किया जाता है कि उस पुल का जो भी निर्माण में जो भी पैसा लगा है उसको मिल सके वापस, ठीक है। उसके साथ शेयर टैक्सेस कलेक्टेड बाय द स्टेट विद म्यूनसिपलिटीज़। अब जितने भी म्यूनसिपलिटीज़ हैं, जितने भी जो हैं नगर निगम हैं, या कह सकते हैं नगर पालिकाएँ हैं या नगर परिषद हैं, इनसे कलेक्शन जो टैक्स हुआ वो टैक्स जो है सरकार के पास जाता है, स्टेट के पास जाता है। फिर स्टेट उसको जो है ज़िलों को बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। अब वो ज़िलों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग केंद्र में होता है, वो राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहाँ की GDP के हिसाब से ग्रोथ कितनी हुई है उसके हिसाब से करता है,
एजुकेशन और हेल्थ में कितना जो है डेवलपमेंट हुआ है उसके हिसाब से, इन सभी जो ये पैरामीटर्स होते हैं उसके साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जो जीवन प्रत्याशा, उसके हिसाब से जो है ये सभी जो है टैक्सेस को जो है ये शेयर किया जाता है किसके, स्टेट के अलग अलग म्यूनसिपलिटीज़ में। उनके ये जो भी पैरामीटर्स मैंने बताए उसके अलावा जो भी अन्य पैरामीटर्स भी होते हैं। तो उसमें जनसंख्या है, पहला तो टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है, पहला तो यही है। दूसरा जो है कि कितनी उसकी पॉपुलेशन है। फिर तीसरा जो है क्या उसको हेल्थ सेक्टर में या फिर एजुकेशन सेक्टर में या फिर प्लस हेल्थ सेक्टर में जो है उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक महानगर योजना समिति भी बनती है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये सारे जो है टैक्सेस जो हैं फिर बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कहाँ पे, नगरों में, या फिर कह सकते हैं कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं नगर पंचायत में और म्यूनसिपलिटीज़ में, नगर पालिकाओं में और साथ में नगर निगम में। ठीक है, प्रोवाइड ग्रांट्स। अब यहाँ पे एक ग्रांट की बात आती है। अगर मान लीजिए किसी शहर में उसका जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तो मान लीजिए मेट्रो को, जैसे मान लीजिए किसी शहर में जो है मेट्रो लानी है, तो मेट्रो के लिए, मेट्रो का काम होने के लिए या फिर उस शहर के विकास के लिए जो है वो अनुदान जो है, अनुदान राशि जो है वो प्रोवाइड करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट फंड्स को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो प्रोवाइड ग्रांट्स टू म्यूनसिपलिटीज़ फ्रॉम द स्टेट फंड। ठीक है, फिर क्या है, क्रिएट एंड मैनेज म्यूनसिपल फंड्स। एक म्यूनसिपल फंड होता है, उसको क्रिएट करना और उसको जो है मैनेज करने की जिम्मेदारी जो होती है, उसकी मनी की हैंडलिंग की जिम्मेदारी जो होती है, वो रिसीव्ड और स्पेंट की, उसको लेकर के एक जो है फंड जो है वो म्यूनसिपल फंड होता है, उसमें कि क्या कितनी मनी जो है वो क्रेडिट हुई है, कितनी डेबिट हुई है, तो उसकी हैंडलिंग जो है वो होती है। उसका लेखा जो अगर लेखा है और बही खाता है जो उसका रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ म्यूनसिपलिटीज़। अब यहाँ पर आते हैं कि जो अर्बन बॉडीज़ हैं या कह सकते हैं जो शहरी निकाय हैं, उनमें कौन कौन सी 3 म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशंस हैं। तो नंबर 1 पर तो म्यूनसिपलिटीज़ में बताया नगर पंचायत, जैसा कि मैंने बताया। तो नगर पंचायत ऐसे हैं जो एरिया जो विलेज से टाउन में हुए हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका बोलते हैं उसको स्मॉल टाउन्स के लिए, और नगर निगम बिग टाउन के लिए या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है ये मेरे हिसाब से शायद लगता है दोबारा आ गया है स्लाइड। ठीक है, फिर भी जान लेते हैं। इफ़ द गवर्नर जो है वो डिक्लेयर करते हैं किसी भी एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया है अगर वो, तो वहाँ पर जो है ये म्यूनसिपलिटी के कानून लागू नहीं होते हैं। उसको जो है नो म्यूनसिपलिटी विल बी फॉर्म देयर, वहाँ पर म्यूनसिपलिटी नहीं फॉर्म होती है। वहाँ मान लीजिए कोई कह सकते हैं UPSIDC है या उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये जो है, या फिर किसी जगह का जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्र है कोई, जैसे नोएडा है, न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो क्या है कि इनका जो है, या गीडा है या फिर कोई और ले सकते हैं। तो ये जो है क्या है कि एक शहर की जो एक अलग बॉडी है, जो इंडस्ट्रियल बॉडी है, इंडस्ट्रियल जो है एक तरह से बसी हुई औद्योगिक क्षेत्र है, तो उस औद्योगिक क्षेत्र वो जो है वो म्यूनसिपलिटीज़ के अंडर में नहीं आएगा। उसका अपना जो है वो जो है अलग से जो है उसका जो भी वहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ पर्सन होगा और जो जिस तरह से उसका विकास करना होगा, वो सभी जो है वो गवर्नर के अंडर में रहता है। गवर्नर जो है किसी भी एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर सकते हैं, या किसी भी एरिया, जैसे मान लीजिए कैंटोनमेंट का एरिया है या फिर टाउन एरिया है। टाउन एरिया मान लीजिए कहीं पे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो उनका टाउनशिप होता है, तो मान लीजिए उनके ही लोग जो है एम्प्लॉयज़ जो है उसमें रहते हैं, तो वो पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, HAL की होती है। कहीं पे कोई टाटा कंपनी है, जो टाटा कंपनी का बसाया हुआ शहर है मान लीजिए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलावा जो है वो उस कंपनी की होती है कि वो वहाँ पर जो है सारी सुविधाएँ मुहैया कराए। ठीक उसी तरह से जो है ये टाउनशिप हो गई, और उसी तरह से ये जो है ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गए। इसी के साथ साथ जो कैंटोनमेंट एरिया होता है, जो मान लीजिए किसी फोर्स का एरिया है, तो फोर्स के एरिया में वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो उनके लोगों को देने के लिए, या फिर वहाँ पर जो घर देते हैं वहाँ पर, और वहाँ के जो क्षेत्र होते हैं उनको नामकरण भी अलग होता है, और वहाँ पर जो है जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो वहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड की रहती है, या फिर जो जहाँ पर भी कैंट बने हुए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी रहती है। तो वो राज्यपाल जो है समय समय पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पर, जैसे लखनऊ में कैंटोनमेंट बोर्ड अलग है या फिर किसी अन्य शहर में है अलग है,
तो उस चीज़ को लेकर के वो भी जो है एक तरह से म्यूनसिपैलिटीज़ के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनका एक अलग जो है दायरा होता है। ठीक है, फिर आते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन 243Y 243Y में स्टेट राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है कि द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज सेटअप टू रिव्यू द फाइनेंशियल कंडीशन। अब कितना जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन तो पहले तो क्या करेगा कि अनुदान या फिर एक तरह से कहेंगे कि जो टैक्स में जो कलेक्शन हुआ है वो टैक्स कलेक्शन जो है उसके साथ साथ में जो म्यूनसिपैलिटीज़ ने खर्च किया है वो खर्च का जिस प्रकार से एक तरह से ऑडिट करना, उसका जो है एक तरह से परीक्षण करना, लेखा परीक्षण करना। तो उसके लिए जो है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देख करके म्यूनसिपैलिटीज़ की तो क्या होता है कि उनको वो जो है फाइनेंस कमीशन जो है वो सेटअप किया जाता है, स्टेट में सेटअप है। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें क्या उसके जो है जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप टू रिव्यू द, किसको रिव्यू करता है? फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। तो म्यूनसिपैलिटीज़ की कौन सी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आर्थिक रूप से जो उनको ज़रूरत है और जो उनकी मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए कितना जो है उनको मदद की ज़रूरत है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। फिर इट गिव सजेशन टू द गवर्नर ऑन, क्या सजेशन देते हैं ये गवर्नर को? पहला तो है हाउ टैक्सेज एंड रेवेन्यू शुड बी शेयर्ड बिटवीन द स्टेट एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो ये बात आ गई कि म्यूनसिपैलिटीज़ के बीच में और स्टेट के बीच में जो है कितना कितना शेयर होगा। यानी कहने का मतलब है ये जो टैक्स कलेक्शन हुआ है वो टैक्स कलेक्शन मान लो जो म्यूनसिपैलिटीज़ से हुआ है उसको तो है वो सब डिवाइड फिर से होगा, जो कम विकसित शहर हैं या फिर जो कम विकासशील शहर हैं जिनमें जो है सुविधाएं, मौलिक सुविधाएं जिनकी आवश्यकताएं हैं और जो कि बनानी है और बनानी है, उनको अब सुविधाएं देनी हैं और अभी वहाँ पे जो है सुविधाएं उतनी नहीं हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई शहर से सटा हुआ कोई दूसरा शहर है, तो जैसे मान लीजिए दिल्ली से लगा हुआ गाज़ियाबाद है, तो गाज़ियाबाद में भी वही सुविधाएं सब देनी होंगी जैसी दिल्ली की हैं। ठीक है, तो उनको हो गया। या फिर गौतम बुद्ध नगर है, तो ये सभी जो है बेसिकली जो भी ये टैक्सेस हैं वो टैक्सेस कलेक्शन होगा, कलेक्शन के बाद में वो सब डिवीज़न होगा फिर से उन जो भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनमें। तो ये है कि ये टैक्स जो है या फिर रेवेन्यू राजस्व जो है वो कैसे शेयर होना है, इसके बारे में ये शेयर कैसे होना है ये गवर्नर के सजेशन, ये किसको? गवर्नर को सजेस्ट किया जाता है। अब गवर्नर चूँकि राज्य के प्रमुख होते हैं तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति होते हैं, परंतु राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के जो सलाह से कार्य करते हैं, ठीक इसी तरह से गवर्नर को भी ये पावर है। लेकिन सारे जो भी ये करते हैं, ये जितने भी काम इनके होते हैं ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, वो राज्य सरकार में जो मंत्रिपरिषद होती है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करते हैं। तो उसके जो मुखिया कौन होते हैं मंत्रिपरिषद के? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की सलाह से गवर्नर जो हैं वो टैक्सेस और रेवेन्यूज़ का कैसे उसको शेयर को उन स्टेट और म्यूनसिपैलिटीज़ में बांटा जाएगा उसके बारे में वो जो है उनको पावर दी गई है सजेशन देने की। फिर है वाट ग्रांट शुड बी गिवन, कितनी ग्रांट जो है, कितनी अनुदान राशि जो है वो देनी है ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। अब कहीं पर जो है मान लीजिए सड़कें जो हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है किसी शहर की, सड़कों में जाम ज़्यादा रहता है, मेट्रो रेल की सुविधा चाहिए, तो मेट्रो रेल जो कॉरपोरेशन है तो मेट्रो रेल को जो है वहाँ पर डेवलपमेंट करना है उसका, तो मेट्रो रेल बनानी है, तो उसके लिए भी जो है उनको अलग से अनुदान दिया जाता है उस शहर को। ठीक है, तो हाउ टू इम्प्रूव म्यूनसिपल फाइनेंसेस, और इसको लेकर ये है कि जो नगर पालिकाएँ हैं उनके जो वित्त को किस प्रकार से उनको बेहतर बनाया जा सके। यानी टैक्स कलेक्शन भी अच्छा हो, टैक्स कलेक्शन के साथ साथ वहाँ पर विकास भी अच्छा हो और जो उनको अनुदान मिले उस अनुदान का जो है अच्छी तरह से जो है उपयोग हो, सही तरह से उपयोग हो, ताकि उसकी सुविधा जो है वो जो जनता है वहाँ की उनको मिल सके। ठीक है, तो दीज सजेशंस आर प्रेजेंटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये जो सजेशंस हैं ये किसको दिए जाते हैं? वही विधानसभा को दिए जाते हैं, या विधान परिषद विधानसभा मिलकर के जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती हैं। ठीक है, जहाँ पर भी है विधान परिषद। ठीक है, तो ये सब जो हो गया ये स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी बताया हमें। ठीक है, उसके बाद है कि इलेक्शन अब म्यूनसिपैलिटीज़ के कहाँ किस प्रकार से होते हैं, ये 243K और 243ZA में दिया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पंचायत को भी चुनाव करवाता है और म्यूनसिपल इलेक्शन भी करवाता है, नगर पालिका के इलेक्शन भी कंडक्ट करता है। स्टेट असेंबली जो है वो लॉस समय समय पर बनाया, उसको कानून बनाने का अधिकार है कि ये इलेक्शन जो है कैसे होंगे, किस प्रकार से इन इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा।
तो उसके बारे में जो है स्टेट असेंबली को ये पावर है। फिर तीसरी बात, जो आखिरी बात, जो अभी मैंने बताया था कि जो कोर्ट है, कोर्ट जो है कैन नॉट इंटरफेयर, वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है किसमें, इलेक्शन मैटर्स में। किसके इलेक्शन मैटर्स में? इन म्यूनसिपलिटीज़ के, नगर पालिकाओं के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो आर्टिकल ZG वाला है, 243ZG, जो अंत में बताया था मैंने आर्टिकल पहली स्लाइड में, उसमें ये दे रखा था कि कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है इलेक्शन मैटर्स में। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव हैं या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं, तो उन चुनावों में क्या होता है, जब भी किसी प्रकार की जो है अनियमितता देखी जाती है, तो उन अनियमितता के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उस मसले को सुलझाता है। लेकिन परंतु यहाँ पर जो है ये बाध्य किया गया है कि कोर्ट इसमें कोई भी जो न्यायपालिका है वो किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, यानी जिला को लेकर के है, जिला कमेटी जो बनती है, जिला योजना कमेटी। ठीक है, जिला योजना कमेटी जो है ये 243ZD में, इस आर्टिकल Z243ZD में दिया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है। तो वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बेसिकली ये बताती है कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितना काम होना है, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कितना हमको सरकार से चाहिए, और क्या क्या हमारी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसके साथ साथ क्या क्या हमारा बजट है, हमें जो है टैक्स का कलेक्शन से कितना पैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है, और किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, योजना किस तरह से बननी चाहिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों का या फिर उस शहर की जनसंख्या का, शहर में रहने वाले लोगों का विकास हो सके, उनको सारी सुविधाएं जो हैं, मौलिक सुविधाएं जो उनकी रोज़मर्रा की समस्याएं जो है उनकी कम हो, और रोज़मर्रा की जो सुविधाएं हैं उनको ऐसी सुविधाएं दी जा सकें ताकि उनकी जो है उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इट कंबाइन प्लान्स फ्रॉम पंचायत के लिए भी ये प्लान बनाती है, योजना बनाती है, और साथ साथ में म्यूनसिपलिटीज़ के लिए भी बनाती हैं, और प्रिपेयर आ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, जिला विकास योजना जो है ये बनती है। तो जिस प्रकार से मैंने बताया था कि ज़िला में जो है होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी होते हैं, तो उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट में जो है DDO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ये DDO जो होते हैं ये भी IAS के बराबर होते हैं। DDO और जिलाधिकारी वो अलग अलग पद होते हैं, और जो बड़े महानगर होते हैं उसमें CDO होते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का ही काम जो होता है ये यही होता है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होती है, तो CDO हो गया, और यहाँ पे ज़िला में DDO हो गए, इनका जो है ये कार्य होता है, ये प्लानिंग करते हैं, जो को लेकर पंचायत को लेकर के प्लानिंग जो है वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर करते हैं ज़िले में, और म्यूनसिपलिटीज़ में जो है CDO करते हैं। कभी कभी क्या होता है CDO और DDO का पद भी जो है एक ही पद होता है, तो CDO रहते हैं, DDO नहीं रहते हैं वहाँ पर। तो एंड प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, और वहाँ पे जो है जिला विकास योजना जो है उसको फॉर्मेशन जो है वो CDO उसको देखते हैं। CDO उसकी जो है वो एक तरह से उनको जो है टॉप अधिकारी बनाया जाता है, सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं, और वो जो है अपने निचले स्तर पर जो भी कर्मचारी हैं उनको जो है काम देते हैं कि किस प्रकार से सिटी का जो है प्रॉपरली जो है डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, तो उसका क्या प्लान है, उसका क्या योजना है, किस प्रकार से जो है लोगों को जो है चीज़ें मुहैया कराई जाएँ, जो आवश्यकता है उनकी मौलिक आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, और किस प्रकार से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके चीज़ों का, और जो है कि साथ साथ में जो भी सहायता है, जो भी विशेष सहायता अगर किसी को चाहिए, तो जैसे मान लीजिए कि कोई जगह है, जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी जो है विशेष योजना जो चलती हैं, या फिर जो वृद्धावस्था से संबंधित जो भी योजना चलती है, या फिर रैन बसेरा होते हैं जैसे, तो रैन बसेरा होते हैं तो जो मतलब ऐसे लोगों के लिए होते हैं कि जो जिनका कोई घर नहीं होता है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत आती हैं, और जिसको जो है शहर में जहाँ पे नगर निगम होती है वहाँ पे CDO होते हैं, वो देखते हैं। तो सीनियर IAS वो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है DM के अलावा जो है CDO का काम जो है वो भी रहता है। ठीक है, तो CDO भी वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। फिर मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लोकल बॉडी मेंबर्स। अब जो मेंबर्स होते हैं,
अब यहाँ पे जो लोकल बॉडी मेंबर यानी कहने का मतलब है कि लोकल बॉडी मेंबर कहने का मतलब है कि यहाँ पे पार्षद या सभासद है, तो पार्षद या सभासद मिल करके जो है जो मेयर है उसका चुनाव करेंगे। यहाँ पे कहा गया है ये सभी स्टेट्स के लिए है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है, मेयर का जो है इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली जो है वो होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। फिर फाइनल प्लान जो है वो भेजा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, योजनागत व्यय कितना है हमारा और गैर योजनागत व्यय को हटा देंगे तो योजनागत व्यय जो है हमारा कितना रहेगा, और क्यों कहाँ कहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है, हमारा टैक्स कलेक्शन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं एक तो वो जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है, आर्टिकल 243 ZE। ये है लार्ज मेट्रो एरियाज़ में जो होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं, मान लीजिए जिनकी जैसे 10 लाख की संख्या वाले शहर हैं, तो उनके लिए जो है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है। मान लीजिए 4 लाख से ज़्यादा की संख्या के जो शहर हैं तो उनको जो है एक तरह से मेट्रोपॉलिटन बोल दिया जाता है, तो कमेटी उसको फॉर्म होती है उसको लेकर के। मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ आर डिफाइंड एज द एरियाज़ विद आ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन, यानी 10 लाखी शहर। ठीक है, तो उसको 10 लाखी शहर हो गया, तो एक तो जो है 4 लाख वाला जो है वो नगर महापालिका, ठीक है, वो बनता है। फिर यहाँ पे है ये मेट्रोपॉलिटन की बात आएगी तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख का जो है पॉपुलेशन होगी जिस शहर की, वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी वहाँ पे बनेगी। यहाँ कह लें महानगरीय योजना समिति। ठीक है, तो ये जो है इट प्रिपेयर्स अ डेवलपमेंट प्लान, ये जो इसका जो विकास का जो प्लान है वो योजना है, विकास योजना है, वो इंटायर मेट्रो एरिया के रहेगी। पूरा जो शहर है, जैसे मान लीजिए जहाँ पे नगर निगम है, 10 लाख की जनसंख्या है, 10 लाख की शहर है, जनसंख्या वाला शहर है, तो मान लीजिए तो ऐसे में जो है ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनती है, और वो जो है उसके द्वारा जो है बताया ये निर्धारित किया जाता है कि किस क्षेत्र में जो है क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल के रूप में हो, पेयजल की आवश्यकता को लेकर के हो, चाहे जो है शौचालय की आवश्यकता को लेकर के हो, चाहे अब जो भी मौलिक आवश्यकताएं जैसे सड़कों का बनना हो गया तो सड़कों की मरम्मत करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ साथ जो है जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहीं करना है या फिर कहीं पर दुकान है तो वो जो एरिया रहेगा वो जनसंख्या के हिसाब से उसको किस प्रकार से उसको प्लान्ड वे एरिया वो प्लान वे में बनाना है ना। तो इसके साथ साथ मान लीजिए कोई पुल है तो उस पुल का, जैसा कि मैंने बताया कि पुल को जो है जर्जर पुल हो गया तो उसको बनाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक तरह से ये इंटायर मेट्रो एरिया को किस तरीके से जो है उसको सही तरह से चलाया जा सके। एक तरह से मेट्रो एरिया का विकास किस तरह से ऐसे किया जाना चाहिए ताकि उसकी सुविधा जो है एक तरह से वो सभी व्यक्तियों को मिल सके। तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ में जो है जो संचार माध्यम है, संचार का माध्यम भी आ जाता है कि संचार का माध्यम ज़रूर जो है सबको मिलता रहना चाहिए, तो प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन ताकि जो भी सरकार की है वो व्यक्तियों तक जानी चाहिए। अच्छा, जो कुछ अनुदान राशि है या कह सकते हैं कि कुछ राशि जो है जैसे कुछ योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की योजनाएं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है शहर में, तो उसको लेकर के जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको क्रियान्वयन करने के लिए भी ये काम जो है ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का रहता है। तो उसके बाद जो है द प्लान इज़ सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट, और ये प्लान जो है जो बनाया जाता है वो डेवलपमेंट प्लान, ये उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको अपने हिसाब से जो देखती है कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है, उसके हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को या अलग अलग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो 10 लाखी नगर हैं, 10 लाख जनसंख्या वाले नगर हैं, उनको जो है उसमें वो किस प्रकार से जो है डिवीज़न ऑफ जो मनी है या कह सकते हैं कि जो कलेक्शन, जो टैक्स से कलेक्शन हुआ है या जो भी कहीं पर ग्रांट देनी है या कितना टैक्स जो है जहाँ से कलेक्शन होके आया है तो डिस्ट्रीब्यूशन उसका किस तरह करना है, तो वो जो है पॉपुलेशन पर डिपेंड रहता है, या टैक्स कलेक्शन किस शहर से किस जो है ज़्यादा हुआ है, कहाँ से कम हुआ है, कहाँ की औद्योगिक जो है एक तरह से कोई नगर जो है वो औद्योगिक नगर है तो या फिर किस तरीके का नगर है, या फिर कोई पर्यटन नगर है तो पर्यटक जो वहाँ पे जहाँ पे आते हैं
तो वहाँ पर जो है उस तरीके को ये सारी चीज़ें जो है एक सिटी की जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है उसकी सभी चीज़ सभी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए वहाँ की जो भी विकास है, कई विकास जो है हुआ है पिछले जो टेन्योर में, पिछले 5 साल में जो भी विकास हुआ है, उस विकास के आधार पर उनको जो है दोबारा से जो है वो क्या उनको जो टैक्स के द्वारा जो कलेक्टेड जो पैसा होता है उसको एक्सपेंडिचर जो होता है तो उसको जो है फिर से जो है कलेक्टेड मनी को उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो फिर से जो है अपनी जो आवश्यकताएं हैं जो शहर की वो पूरी कर सकें। उसके साथ साथ जो है ये भी है कि जो अनुदान राशि है, मान लीजिए कोई ऐसी विशेष मेट्रो प्रोजेक्ट है कहीं का कि मेट्रो चलानी है तो उसके लिए अनुदान राशि अलग होती है, या फिर कहीं पे जो है कहीं पे स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है सुविधाएं कम हैं तो वहाँ पे जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है अच्छा देने के लिए जो है उसके लिए भी जो है मेट्रोपॉलिटन जो प्लानिंग जो की जाती है, जो प्लानिंग कमेटी होती है उसको जो है वो करती है और उसके बाद जो है वो सरकार, राज्य सरकार जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है शहर में, अलग अलग शहर में अलग अलग उनका जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से अनुदान का भी और जो टैक्स जो है कलेक्ट हुआ है उस टैक्स के पैसे का भी जो है फिर से जो है उसको, ताकि जो नगर हैं उनको बेहतर तरीके से चलाया जा सके, बेहतर तरीके से उनको जो है वहाँ के जो जनसंख्या है, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वहाँ के जो निवासी हैं उनको जो है बेहतर सुविधाएं मिल सकें, जो उनकी मौलिक आवश्यकताएं जो है उनकी पूर्ति हो सके। तो ये जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर जो था ये बेसिकली जो नगर पालिकाओं को लेकर के चैप्टर था। तो इसमें जो है मैंने आपको पूरी बात बताई। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है कोर्ट जो के बारे में तो हो ही गया है, न्यायपालिका हमारी हमने कवर कर ली है। अब नेक्स्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।